हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो जैसे आप सबों को पता है कि जो वर्तमान समय है, इसरो के बारे में हम लोग रोजाना कुछ न कुछ अपडेट पाते जा रहे हैं। और ये जो इसरो है वो वर्तमान समय में कुछ न कुछ हर महीना ऐसा हम लोगों को बातें बताते जा रहा है। और इसरो हमेशा एक इतिहास रचने का भी काम करते आ रहा है। तो जैसा आप सबों को पता है कि 23 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 का सॉफ्ट लैंडिंग हुआ और आने वाले महीना 2 सितंबर को इसरो के द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए यहाँ पे आदित्य L1 जो मिशन है वो लाने वाली है। माने कुछ न कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी ऐसी बातें इसरो के माध्यम से आ रही है जो हम सबों को काफ़ी गौरवान्वित करने का काम कर रही है कि हम एक भारतीय हैं और हमारे पास एक ऐसी स्पेस एजेंसी है जो प्रतिदिन हर महीना कुछ न कुछ इतिहास रचने का काम कर रही है। आज हम इसी इसरो के बारे में जानेंगे और आप सबों के सामने में दिख रहा होगा इंडिया टुडे का एक आर्टिकल है जिस पे लिखा हुआ है कि कैसे कलाम ने एक चर्च को अंतरिक्ष केंद्र में बदल दिया। ठीक है, तो आप सबों को पता है कि इसरो का जो इतिहास आप अगर देखते हैं तो आप कोई अगर इसरो को फॉलो करते होंगे तो आप सबों को पता होगा कि जो इसरो की जो शुरुआत हुई थी एक चर्च से शुरू हुआ था। उसमें इसरो के पास कोई केंद्र नहीं था, अंतरिक्ष केंद्र नहीं था जिस पे कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो उन्होंने अपना जो पहला रॉकेट जो किया था लॉन्च, वो एक चर्च के द्वारा किया गया था। तो किस तरह से कलाम ने चर्च को, जो चर्च के पुरोहित हैं, फादर हैं और चर्च के जितने भी मेंबर हैं, उन लोगों से किस तरह से चर्च को उन्होंने मांगा एक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए। तो आज के इस आर्टिकल में हम लोग यही जानेंगे कि कलाम, आप सबों को पता है एपीजे अब्दुल कलाम के, जिसको हम लोग मिसाइल मैन भी कहते हैं, तो उन्होंने चर्च को एक अंतरिक्ष केंद्र के रूप में बदल दिया था। और जैसा आप सभी यहाँ पे कह सकते हैं, एक मुस्लिम वैज्ञानिक जो थे वो ईसाई पादरी को समझाने के बाद एक थुम्बा नाम का एक गांव था, ठीक है, थुम्बा, जो आपका केरल के तिरुवनंतपुरम में है। और जो थुम्बा जो गांव है वो एक मछुआरों का गांव है। और वहीं पे उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम ने वहाँ के लोगों को समझाया और इस चर्च को अपने इस अंतरिक्ष केंद्र के रूप में प्रयोग करने के लिए मांग किया। तो चलिए, इससे संबंधित है आज का वीडियो। आज हम लोग देखेंगे इसरो के विकास की कहानी को। तो जुड़े रहिए जेके स्टडी चैनल में और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल को जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दो चित्र है। एक यहाँ पे है चर्च का फोटो दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे एक चर्च का फोटो दिया हुआ है जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और दूसरी साइड में आप लोग देख रहे हैं आपका साइकिल पे रॉकेट को लेते हुए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ये वही चर्च है जहाँ पे हमारा इसरो ने अपना पहला अंतरिक्ष केंद्र के रूप में इस चर्च को स्थापित किया था। आप यहाँ पे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जो इसरो का जो विकास गाथा है वो कितना लोगों को इंस्पायर करने का बात है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ इंडियाज फर्स्ट रॉकेट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम आ लिटिल चर्च इन केरला। मतलब यहाँ पे किस तरह से भारत ने जो पहला रॉकेट लॉन्च किया था एक छोटे से केरला के जो थुम्बा नामक गांव है वहाँ का एक चर्च पे, ठीक है। तो ये सारा बातें हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग कुछ और भी फोटो है जिसको हम लोग देखेंगे। तो ये देखिए आप लोग, ये जो चर्च है जो वर्तमान इस समय का है, जहाँ पे मॉडल चर्च के आसपास लगाए गए हैं, रॉकेट का जो मॉडल है वो सब लगाया गया है, PSLV जो है वो सबको यहाँ पे लगाया गया है ताकि इस चर्च का जो परिसर जो उन्होंने यूज़ किया था इसरो के द्वारा, उसका जो विकास गाथा है वो इसके माध्यम से हम लोग जान पाते हैं। और ये जो चर्च है और चर्च के लोगों के द्वारा उदारता को यहाँ पे देखने का काम किया था। तो ये जो चर्च है आपके सामने है,
ये छोटा सा चर्च जहाँ पे इसरो ने अपना पहला कदम रखा था, और इस चर्च से अब वर्तमान समय में इसरो जो है आपका विश्व का सबसे सफल स्पेस एजेंसी में से एक बन पाया है। ठीक है, तो ये बात है आपका सन 1960 ईस्वी का। ठीक है, सन 1960 ईस्वी का है, जिसमें एक थुम्बा नाम का गांव है, जहां वो जो गांव है वो तिरुवनंतपुरम में है, और वो एक मछुआरों का एक छोटा सा गांव था। लेकिन जिसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेकिन देश के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए यह स्थान असाधारण था, क्योंकि यह जो केंद्र है, यह जो जगह है, वो पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा के एकदम करीब है। और अंतरिक्ष केंद्र का जो स्थापना होता है वो इन सारी बातों को ध्यान देने का काम करता है। वो क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र है, भूमध्य रेखा से कितना दूरी में है, ये सारी बातों को देखा जाता है। तो ये जो स्थान था, ये जो चर्च था, ये जो गांव था, गांव का नाम क्या है? थुम्बा। ये गांव का नाम को याद रखना है। ये जो थुम्बा गांव है, उस जो गांव है वो पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा से एकदम करीब बताया गया है। ठीक है, और ऐसी जो बात सामने आई है, जो एपीजे अब्दुल कलाम है, जो हमारे राष्ट्र के भी राष्ट्रपति भी थे, और उन्होंने एक आत्मकथा लिखा था। आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर। तो उन्होंने उसी में उन्होंने उल्लेख किया है कि जो थुम्बा गांव है वो चयनित स्थल रेलवे लाइन और समुद्री तट के बीच स्थित है। ये जो गांव है वो ट्रांसपोर्ट से भी जुड़ा हुआ था, रेलवे लाइन भी वहाँ पे है, और समुद्री तट का भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है ना, ये जल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, वाटर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। और लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और लगभग 600 एकड़ जमीन को कवर करता है। मतलब ये आपका थुम्बा गांव, और इस क्षेत्र के भीतर में एक बड़ा सा चर्च है, जिसकी जगह अधिग्रहण करना पड़ा। मतलब ये जो क्षेत्र है, जो तुम्बा गांव है, उस पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह था, क्योंकि यह जो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें ये करीब में आता है। चुंबकीय क्षेत्र है, भूमध्य रेखा से नज़दीक है, और ये जो क्षेत्र है, ये जो गांव है वो लगभग 600 एकड़ एरिया को कवर करता है। और वहीं पे एक चर्च है, जो इस चर्च के माध्यम से इसको एक अंतरिक्ष केंद्र के रूप में इस चर्च को बदलने का भी काम किया गया था। ठीक है, तो अगर आप सब, मैं आशा करता हूं कि मेरी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे। इस तिथि को याद रखना है, ईस्वी को 1960 की ये कहानी है। चलिए अब हम लोग देखेंगे इस चर्च का, जैसे चर्च को इस्तेमाल किया गया एक अंतरिक्ष केंद्र के रूप में, और इस चर्च को वहाँ पे प्रार्थनाएं भी होती थी, है ना, हर संडे को चर्च भी होते थे। तो ये जो एपीजे अब्दुल कलाम है, उसके सामने ये एक बहुत बड़ी मुसीबत थी कि वे चर्च को किस प्रकार से मांगे। तो ये सारी बातों को यहाँ पे इस स्लाइड में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे कहता है कि इस चर्च का बात है, तो यहाँ पे छोटे बिशप, मतलब जो चर्च में एक पुरोहित होते हैं, पुरोहित से ऊपर का जो पोस्ट होता है वो एक होता है बिशप का। तो जो बिशप का जो कमरा था उस वहाँ पे, उस चर्च को कमरा को कलाम का कार्यालय बनाया गया। ठीक है, कार्यालय बनाया गया। वे साधारण बुनियादी कार्यालय फर्नीचर था, इसमें एक मेज था, एक कुर्सी था, और वहीं पे कलाम ने भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के प्रक्षेप पथ की योजना बनाई थी, मतलब उसी चर्च में। ठीक है, जो बिशप का जो कमरा था, उसी कमरे पे बैठ के, उसी कमरे पे जो एक मेज था, एक कुर्सी था, वहीं पे बैठ के उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान के प्रक्षेप पथ का योजना भी उन्होंने बनाया था। वह कमरा वैसे ही रखा हुआ है जैसा उसने छोड़ा था। ये वर्तमान समय की बात यहाँ बताई जा रही है कि जो जैसे उस समय जो छोड़ के अब्दुल कलाम ने छोड़ा था, और वो कमरा अभी भी उसी तरह का है। ठीक है, जब वे भारत के राष्ट्रपति बनते हैं तो उन्हें कमरे में ले जाया जाता है और दिखाया गया कि कुछ नहीं बदला है। जैसे ही कमरे से दूर हुए, फिर वह एक बार फिर कुर्सी पर बैठ गया।
तस्वीर अब मेज पर उन प्लास्टिक के फूलों के साथ रखी हुई है। वीएसएससी के वैज्ञानिकों के लिए यह एक पवित्र स्थान माना जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो चर्च का परिसर था वो इसरो के विकास की एक कहेंगे तो नींव वहीं से पड़ी थी। उस चर्च का परिसर से ही वहाँ पे पड़ा था, क्योंकि जितना भी वहाँ पे आने वाले समय की योजना बनाई गई थी, प्रक्षेप पथ की योजना बनाई गई थी, तो उसी स्थान पे रख के बनाया गया था। ठीक है। और ये भी बताया जाता है कि जो वर्तमान समय का बात है वो अब भी वैसे ही रखा गया है उस जगह को। और राष्ट्रपति बनते हैं हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, और उसके बाद वे उस क्षेत्र पे दौरा करते हैं, वहाँ जाते हैं, और उस कमरे को भी उन्होंने दिखाया कि आपने जिस तरह उस कमरे को छोड़ के गया है उसी प्रकार अब तक उसे उसी तरह में रखा गया है। ये सारी बातों को दिखाया गया। और वे जो अब्दुल कलाम सर हैं वे वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ की जो कुर्सी थी वहाँ पे बैठ के, जहाँ पे उन्होंने अंतरिक्ष केंद्र के विकास के लिए योजनाएं बनाई थी, वहाँ पे वे भी फिर बैठने का काम करते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि जो पहला रॉकेट प्रक्षेपण हुआ था वो कब हुआ था। भारत का पहला रॉकेट प्रक्षेपण जो हुआ था आपका 21 नवंबर 1963 ईस्वी को हुआ था। और ये जो प्रक्षेपण हुआ था आपका इसी थुम्बा नामक गांव में, और जिस चर्च है वहीं पे इस प्रक्षेपण को कराया गया था। और कलाम जो है उन्होंने लिखा है अपना आत्मकथा में कि यह एक साउंडिंग रॉकेट था जिसे नाइकी अपाचे कहा जाता है। याद रखिएगा, इस रॉकेट का नाम है नाइकी अपाचे, जिसके द्वारा से भारत ने अपना पहला रॉकेट प्रक्षेपण किया था 21 नवंबर 1963 ईस्वी को। और उसी रॉकेट को कहा जाता है नाइकी अपाचे। तो जो रॉकेट का जो निर्माण किया है वो नासा के द्वारा कराया गया था। ठीक है। और उस समय तो जैसा इसरो है, इसरो का तो न्यू पड़ा है उस जगह से, तो उस समय इसरो के पास उतनी फैसिलिटीज नहीं थी कि वो रॉकेट का निर्माण करा सके। तो जो रॉकेट के द्वारा रॉकेट प्रक्षेपण किया गया और उस रॉकेट का नाम रखा गया नाइकी अपाचे, तो उस रॉकेट को नासा के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। और ये जो रॉकेट है नाइकी अपाचे, ठीक है, उस चर्च की इमारत में इकट्ठा किया गया था। यही वह समय था जब असेंबल किए गए रॉकेट को चर्च के इमारत ट्रक द्वारा लॉन्च पैड पर स्थानांतरित किया गया और बाद में रोहिणी प्रक्षेपण के लिए पोलोड को प्रसिद्ध रूप से साइकिल पे लाया गया था। तो आप सबों को पता है कि जो हमारा जो पहला रॉकेट था वो साइकिल पे लाद के लाया गया था, है ना। तो ये हमारी जो इसरो का जो मेहनत है, इसरो जो है वो कितनी अपने आप को विकास करने के लिए, अपना आप को डेवलप करने के लिए वो कितनी मेहनत किया, वो चीज़ हम यहाँ पे देख पाते हैं कि उन्होंने जो अपना रॉकेट था वो साइकिल से लेके आया था। ठीक है। और इस चर्च के में जो इस्तेमाल किया गया था इस क्षेत्र को, तो वहाँ पे लॉन्च पैड को स्थानांतरित करने का भी यहाँ पे काम किया है। ठीक है। रॉकेट को यहाँ पे जमा करने का भी काम किया गया है। तो ये जो चर्च है वो इसरो के विकास में एक अहम भूमिका निभाया है। ये चीज़ को हम लोगों को याद रखना है। ठीक है। अब वर्तमान समय की बात करते हैं। तो ये जो चर्च है थुम्बा का, ये जो चर्च है जिसका नाम आप सबों को बताना है कमेंट में, संत चर्च का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो आप सबों को रुकिए 1 मिनट मैं देखता हूँ। तो ये जो चर्च है उस चर्च का नाम है मैगडिलिन चर्च। ठीक है। याद रखिएगा, चर्च का नाम भी पूछा जा सकता है, संत मैगडिलिन चर्च उस जगह का, इस चर्च का नाम था। तो ये जो चर्च है अब वर्तमान समय में एक अंतरिक्ष संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया है, जिसमें रॉकेट का मॉडल और बहुत कुछ वहाँ पे दिखाया गया है, जो उस वक्त पे जो चर्च के द्वारा, चर्च का जो इमारत है, चर्च की जो भवन है, वहाँ पे किस तरह से इस इसरो का जो शुरुआत हुआ, वहाँ पे क्या क्या प्रक्षेपण किए गए,
बहुत सारे चीज़ें हैं जो वहाँ पे अभी रखी गई है, जैसे आपका रॉकेट का मॉडल हो गया और बहुत कुछ है ऐसी ऐसी बातें जो वहाँ पे अभी रखी गई है। और जो सबसे छोटे मॉडलों में से अगर बात की जाए तो एक सबसे महत्वपूर्ण है उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3, ठीक है। ये मॉडल अभी भी वहाँ पे रखा गया है उस चर्च में, जिसे कलाम, हमारे जो मिसाइल मैन है अब्दुल कलाम जी, उन्होंने इस प्रक्षेपण यान जो है उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 को डिजाइन किया था कलाम के द्वारा। और यह भारत का पहला SLV था, ठीक है। जो अभी हम लोग क्या देखते हैं, अभी भी PSLV के माध्यम से रॉकेट लॉन्च किया जाता है, तो उसी में से एक है SLV-3 जो भारत का पहला SLV था। और सन 18 जुलाई 1980 ईस्वी की बात है, और इस दिन सफलतापूर्वक इसको प्रक्षेपित किया गया था PSL-3 को, ठीक है। और इसने 40 किलो वजन का रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित भी किया था। रोहिणी उपग्रह, ठीक है, ये कहा जाएगा ये पहला उपग्रह था भारत का, इसरो का, ठीक है, जो PSL-3 के माध्यम से इसे स्थापित किया गया था। और ये जो है आपका उपग्रह वो 23 मीटर लंबा था, और उड़ान भरते समय इसका वजन जो था वो आपका 17 टन था। हालांकि यह विश्व मानकों के हिसाब से छोटा था, फिर भी इसने भारत को अंतरिक्ष यात्रा वाले देशों का सदस्य बना दिया, ठीक है। कलाम ने स्वयं कहा था कि एक छोटा वाहन, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन राष्ट्र के लिए एक बड़ी छलांग है, ठीक है। ऐसी बात हमारे मिसाइल मैन के द्वारा कहा गया था। जो उपग्रह लॉन्च किया गया था रोहिणी उपग्रह, जिसका जो लंबाई था मात्र 23 मीटर था, और वजन की बात की जाए तो मात्र 17 टन था, जो काफी छोटा उपग्रह था। लेकिन यहाँ पे एक कहा जाएगा तो ये इसरो की शुरुआत थी, और यहाँ पे हमारे राष्ट्रपति जो थे, भूतपूर्व राष्ट्रपति हमारे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि ये जो उपग्रह है वो काफ़ी छोटा है, ठीक है, जो राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी छलांग के रूप में काम करेगा। तो वर्तमान समय में हम इसी बात को जोड़ सकते हैं कि जो शुरुआत के समय में जो छोटा सा उपग्रह था, अब वर्तमान समय में ये इसरो कितने बड़े बड़े काम कर रहा है। अब जो इसरो है वो अन्य देशों का भी उपग्रह यहाँ से वो लॉन्च करता है, और साथ में 100 जैसे लगभग 100 से अधिक सैटेलाइट को एक साथ में लॉन्च करने का भी उन्होंने काम किया है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इसरो कहाँ से शुरू करता है और वर्तमान समय में वो एक बड़ी ऊंचाई पे पहुंच चुका है, ठीक है। और जिस तरह की उस चर्च को अंतरिक्ष केंद्र के रूप में शुरू किया गया था, तो वहाँ के जो पुरोहित हैं रेवरेंड परेरा, ठीक है, उस वक्त पे जो पादरी थे जिसका नाम रेवरेंड परेरा था, और उनके पेरिस के उदार निर्विवाद समर्थन के बदले, पेरिस का मतलब होता है जो वहाँ के लोग थे, सदस्य थे चर्च के, तो उनके उदारवाद को देखते हुए और निर्विवाद, ठीक है, निर्विवाद का मतलब कोई विवाद नहीं हुआ था। जब अब्दुल कलाम ने इस चर्च को मांगा था अंतरिक्ष केंद्र के रूप में इस्तेमाल करने के लिए, तो वहाँ के जितने भी सदस्य थे उन्होंने विरोध नहीं किया, और उन्होंने पूरे निस्वार्थ भाव से इस चर्च को एक अंतरिक्ष केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए दे दिया था। तो वहीं पे जो इसरो है, उस गांव के लोगों का उदारता को देखते हुए वहाँ पे 2 चर्च का निर्माण भी इसरो के द्वारा कराया गया था, ठीक है। तो वहाँ पे जाके लोग इसरो का जाके वहाँ पे जो चर्च का निर्माण किया, और वहाँ पे नए चर्च में जाके वहाँ के लोग प्रार्थना किया करते थे, और अभी वर्तमान समय में उसी 2 जो नया चर्च है उसी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो इतिहास के नज़र से इसरो का जो विकास की घड़ी है
हमने देखा कि इसरो किस तरह से विकास की सीढ़ियों तक चढ़ा और वो किस तरह से एक छोटा सा एक चर्च है उसी पे उन्होंने अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना की और वर्तमान समय में वो एक जो इसरो है वो दुनिया की एक सफल स्पेस एजेंसियों में से एक है। तो चलिए कुछ कुछ ऐसे चित्र हैं जो आप सबों को मैं दिखाना चाहता हूं, तो बने रहिए जेके स्टडी चैनल में। तो वीडियो आप सबों को कैसा लगा? वीडियो को आप लोग जरूर पसंद कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आप सबों को पसंद आया होगा। बहुत सारी बातें हैं जो आप लोग जाने होंगे। तो इसी आशा के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और सदा खुश रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।